नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे जो वर्तनीगत अशुद्धता के जो कारण होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारी इकाई पाठ लिखना सीखना। लिखने के अंतर्गत अगर वर्तनी संबंधी अशुद्धता की जाएगी तो उससे जो विद्यार्थी का है वो अभिव्यक्ति है उसमें भी समस्या आएगी कि वो अभिव्यक्ति सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी वर्तनी से संबंधित शुद्धता को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अब अशुद्धता आ गई है तो किन कारणों से ये अशुद्धता आती है उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। पहला है लिपि का अधूरा ज्ञान। लिपि का अधूरा ज्ञान, ये जो वर्तनीगत अशुद्धता आती है उसमें जो विद्यार्थियों के अंतर्गत लिपि का अधूरा ज्ञान होता है वो उसी के कारण ये अशुद्धता मानी जाती है। ठीक है, अब लिपि का अगर सही ज्ञान नहीं होगा, भाई जो लिपि के जो वर्ण और ध्वनि और चिन्ह बताए गए हैं उनका ही अगर विद्यार्थियों को सही ज्ञान नहीं होगा तो जो वर्तनी संबंधी अशुद्धता का होना तो स्वाभाविक रूप ही है। दूसरा, असावधानी। असावधानी के अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी करना, किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी करना। तो सीखने के अंतर्गत जब ये जल्दबाजी अपनाई जाती है तो वहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धता आ जाती है। इसके अलावा अगर ये कहें कि हम ज्ञान तो सही प्राप्त कर रहे हैं लेकिन जब ये ज्ञान का प्रस्तुतिकरण होता है वहाँ पर हम ये जल्दबाजी कर जाते हैं तो इन असावधानियों के कारण अशुद्धता आ जाती है। नेक्स्ट है पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव। पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव। जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हमें करना है, लिखित रूप की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो लिखना है तो किसी मान लो को प्रतियोगिता हो रही है, प्रतियोगिता में कोई टॉपिक दिया गया है। अब उस टॉपिक को पर्याप्त या विस्तृत अध्ययन का अभाव, मतलब कि उस टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो दिखती बात है कि जब हम उसको लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलतियां उसमें हो जाएगी। तो वर्तनीगत अशुद्धता का कारण एक ये भी होता है कि किसी भी चीज को पर्याप्त या विस्तृत रूप से अध्ययन न करके और फिर उस कार्य को करना, तो जिससे कि अशुद्धि स्वतः ही आ जाती है। फिर है शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूल। शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूल। एक कारण ये भी है कि जो शिक्षक है उनके शिक्षक में भी वर्तनीगत जो समस्याएं पाई जाती है, वर्तनी संबंधित जो भूलें हैं वो शिक्षक स्वयं भी करता है। इससे भी क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं उस भूल को दोहराते हैं, क्योंकि अध्यापक तो आदर्श है विद्यार्थियों के लिए। अगर अध्यापक ही गलती करेगा तो स्वाभाविक रूप से है कि विद्यार्थी भी उसी गलती को अपना लेंगे। ठीक है, तो शिक्षकों द्वारा वर्तनीगत भूल भी इसका कारण है। फिर है प्रांतीय प्रभाव। प्रांतीय प्रभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा का प्रयोग होता है लेकिन वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा को विकृत कर देती है और वही स्वरूप बालक अपना लेते हैं, वो प्रांतीय प्रभाव कहलाता है। स को श बोलना, इसके अलावा जो हम वर्णमाला का बोले तो क को का बोलना, क को की बोलना। ठीक है, जबकि वर्णमाला में क उसके बाद का है। ठीक है, तो अ की ध्वनि न निकालते हुए आ का ही उच्चारण किया जाता है। तो ये सारी प्रांतीय प्रभाव के कारण भी होती है। फिर इसके बाद है उर्दू अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं का प्रभाव। हम लोग किसी भी एक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम हमेशा भाषा का जब प्रयोग करते हैं, जब हम अपना अभिव्यक्ति करते हैं तो हमको जो सही लगता है हम उसका प्रयोग करते चले जाते हैं। अब उसका प्रयोग करने से कारण प्रॉब्लम ये आती है कि जो सही उच्चारण है उसको उच्चारित नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में बोलना और एक हिंदी में बोलना तो दोनों के उच्चारण में बहुत ही फर्क है। हिंदी और अंग्रेजी का उच्चारण सेम नहीं है। अगर हम हिंदी का उच्चारण करते करते उसमें अंग्रेजी का प्रयोग करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उच्चारण करते हुए अंग्रेजी को भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उर्दू अंग्रेजी इन भाषाओं के प्रभाव के कारण भी होता है। फिर है शब्दों के संबंध में सर्वमान्य मत व एक रूपता का अभाव।
इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो तो मानकीकृत रूप ही मतलब कि पाठ्यक्रम में समावेशित करता है, लेकिन मतलब कि उनके द्वारा जो मानकीकृत रूप है उसी को पाठ्यक्रम में स्वीकार किया गया है। लेकिन अपनाने की बात है, जब वो सर्वमान्य मत में एक रूपता को नहीं अपनाया जाता है तब भी वर्तनीगत अशुद्धता देखने को मिलती है। फिर अगला है अशुद्ध उच्चारण। अगला है अशुद्ध उच्चारण। जब उच्चारण के अंतर्गत ही अशुद्धता देखने को मिलेगी, ठीक है, उच्चारण में अशुद्धता बोली जाएगी तो शुद्ध उच्चारण लिखने में नहीं आएगा, तो एक कारण अशुद्ध उच्चारण भी होता है। फिर है व्याकरण। व्याकरण में व्याकरण की अनभिज्ञता। हमारी जो भाषा है उसका अगर शुद्ध रूप देखने के लिए अगर हम बात करें तो जो व्याकरणिक रूप है, जो नियमों से बंधा रूप है, वही भाषा का सही रूप है। अगर उस व्याकरण का ज्ञान अगर नहीं होता है, व्याकरण के नियमों के बारे में जानकारी अध्यापक को भी नहीं होती है, तब वो विद्यार्थियों को नहीं समझा पाता है। इसी कारण व्याकरण की अनभिज्ञता के कारण भी अशुद्धता आ जाती है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के शब्दों को देखते हैं। अगर मात्राओं के बड़ी या छोटी ई की मात्रा की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है, तो व्याकरण का दृष्टिकोण बहुत ही आवश्यक है। इसके कारण भी अशुद्धता आती है। फिर है उच्चारण की विषमता के कारण अशुद्धियां। उच्चारण के अंतर्गत विषम, एक तो होता है अशुद्ध उच्चारण करना और एक होता है विषम, मतलब विभिन्न प्रकार से कोई किसी को क्या बुलाता है, कोई किसी को किस प्रकार से बुलाता है। इस कारण भी क्या होता है, त्रुटि आती है। लिखने में वो सही लिख रहे हैं लिखित रूप में, क्योंकि जब सिखाया जाता है तो लिखित रूप में सही सिखाया जाता है, लेकिन उच्चारण में वहाँ अशुद्धि होती है। भाई हम लोग पाठ योजना जब पढ़ाते हैं तब तो इन अशुद्धियों को दूर करता है। एक शिक्षक है वो सुधार कार्य, अपेक्षित सुधार कार्य देते हुए उनको गलतियों को दूर करता है, लेकिन जब वो उच्चारित ही गलत कर रहे हैं तब उच्चारण में जो विषमता, अलग अलग प्रकार से उच्चारण किया जाता है, वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के कारण ये अशुद्धि हो जाती है। अब इस हेतु सुझाव की बात हम करेंगे। ये वर्तनीगत जो अशुद्धता हो रही है, अब इनको किन उपायों से दूर किया जा सकता है, तो सुधारने के, वर्तनीगत अशुद्धता को सुधारने के उपायों की चर्चा की जाएगी। तो कक्षा में एक अध्यापक क्या किन किन उपायों को अपना सकता है, तो पहला है अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। सीधी सी बात है, अगर अध्यापक है सही रूप उच्चारित करेगा तो विद्यार्थी भी उसी रूप को अपनाएंगे। फिर है छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना। छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना। अध्यापक है स्वयं शुद्ध उच्चारण करेगा और अपेक्षा रखेगा कि विद्यार्थी भी उस उच्चारण को सही प्रकार से करे, तब ही विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी है उनको, अगर अध्यापक अगर रुचि नहीं लेगा सुधार कार्य के लिए तो विद्यार्थी भी है जैसा पढ़ेगा वैसा पढ़ लेगा, ठीक है। तो अध्यापक को उसको शुद्ध उच्चारण करवाना होगा। फिर है सुलेख श्रुतलेख, सुलेख श्रुतलेख का अभ्यास कराना। अब जब सुलेख दिया जाता है तब भी विद्यार्थी है वो एक ही चीज को देखकर लिखेंगे, तब उनकी जो अशुद्धता है उसमें सुधार आएगा। और दूसरी बात, जो सुनकर लिखा गया लेख है उसके अंतर्गत भी विद्यार्थियों से जब ऐसा लिखा जाएगा तो वो सही लिखने का प्रयास करेंगे। कोई गलती होती है तो अध्यापक है उसमें सुधार करवाएगा, ठीक है। फिर है व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना। व्याकरण नियमों के ज्ञान के अंतर्गत सभी ध्वनि और वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उसकी जानकारी विद्यार्थियों को दी जाएगी, तब विद्यार्थी है वो सही उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान। फिर है लिखित कार्य की त्रुटियों का सुधार। आजकल ये जो परिपाटी है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन पहले तो अध्यापक है अगर बालक गलत लिखते तो उसको गोला बनाकर और नीचे सुधार कार्य देते थे। आजकल ये चीज समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये सुधार कार्य देने से क्या होता है कि विद्यार्थी जो गलत लिख रहे हैं वो उसे शुद्ध रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो सुधार कार्य दिया जाता है तो बालक है वो इस गलती को पुनः नहीं दोहराता है। फिर है कठिनाई आने पर व्यक्तिगत
ध्यान देना। अगर कोई बालक गलती बार बार कर रहा है समझाने के बाद भी, तो उसे व्यक्तिगत रूप से समझाया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए कि वो गलती दोबारा ना करे। ठीक है, उसे क्लास में डांट फटकार कर उसकी गलती सुधारने की अपेक्षा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाए और उसकी गलती का एहसास करवा के उसे सुधार करवाया जाए। फिर है सावधानी से लिखने की प्रेरणा। सावधानी से लिखने की प्रेरणा। विद्यार्थी जब लिखित कार्य कर रहे हो तो अध्यापक है उन्हें सावधानी या धैर्य पूर्वक लिखने के लिए कहे और ऐसी प्रेरणा दे जिससे कि बार बार उन्हें प्रोत्साहित करे, बहुत अच्छा मतलब कि जो पुनर्मनन देता रहे, जिससे कि बालक है वो प्रेरणा प्राप्त करके स्वतः ही शुद्ध उच्चारण करना वर्तनीगत जो अशुद्धियां उसको वो खत्म कर दे। फिर है शारीरिक दोषों का पता लगाकर, शारीरिक दोषों का पता लगाकर उपचार कराना। अध्यापक है विद्यार्थियों के अंतर्गत कोई शारीरिक दोष है या शारीरिक दोष की या विकृति के कारण वो विद्यार्थी सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस दोष को पता लगाए और संबंधित जो उपचार है उसकी व्यवस्था वो अभिभावकों या किसी भामाशाह द्वारा करवा सकता है। ठीक है, फिर है खेल पद्धति से पढ़ाना। खेल, अगला है खेल पद्धति से पढ़ाना। अध्यापक जब बालकों को खेल पद्धति से पढ़ाएगा, विभिन्न प्रकार के जैसे कार्ड बना लिए, कार्ड के अंतर्गत कोई एक शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और विद्यार्थियों के सामने कार्ड रख दिए। अब कार्ड शब्द गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो जो कार्ड दिए हैं उसमें वो शब्द मात्राओं को मिलाते हुए सही शब्द बना सकता है बच्चा। एक खेल है, तो खेल के द्वारा, इस खेल के द्वारा भी वर्तनीगत अशुद्धियों को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से। और फिर है शब्दकोश का प्रयोग। अध्यापक है विद्यार्थियों को शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाए, विभिन्न शब्दों से अवगत कराने का प्रयास करें, क्योंकि शब्दकोश का जब विद्यार्थी प्रयोग करेंगे तो विभिन्न शब्दों से वो अवगत होंगे और उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, जिससे कि वर्तनीगत जो अशुद्धता है वो कम होने का संभावना रहेगी या फिर समाप्त हो जाएगी। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न। वर्तनीगत अशुद्धता के कारणों को बताते हुए इसके सुधार हेतु उपायों का वर्णन करें। ठीक है, ये है आपका गृह कार्य प्रश्न, जिसमें आपको कारणों को बताते हुए सुधार से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं उनको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।